गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। आज अपन ये पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर चैप्टर। चैप्टर का नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ये चैप्टर आपके 6 नंबर का है। एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का इसी चैप्टर में से आता है हर साल। अब की बार इसी में से आएगा। मार्किंग जो रेशियो इसी हिसाब से। तो अपन मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का जो तंत्र है उसमें कौन कौन से तंत्र हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तंत्र क्या होते हैं, इन सब की बात करेंगे। कि जैसा कि एक आप जानते ही हो कि मानव की जो संरचना है वो बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, कि मानव का शरीर, शुरुआत में बात करें अपन मानव के शरीर की, कि मानव का शरीर जो होता है आपके, ये जो आपके शरीर की जो संगठन की शुरुआत होती है वो परमाणु, अणु और यौगिक समूह के। सबसे पहले जो शरीर का संगठन है, शरीर का संगठन ये किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से, अणुओं से और यौगिकों से। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि परमाणु, अणु और यौगिक मिलकर क्या बने होते हैं। साथ में क्या होती है? कोशिकाएं पाई जाती है। कि भाई परमाणु, अणु, यौगिक, कोशिकाएं, उत्तक, अंग और आपके अंग तंत्र। कुछ ऐसी क्या है, ये विभिन्न संरचनाएं परमाणु, अणु, यौगिक, कोशिकाएं, उत्तक, अंग और आपके शरीर में पाए जाते हैं जटिल तंत्र। इन चीजों से मिलकर क्या होता है, आपके मानव का शरीर बना होता है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ये सभी से मिलकर क्या होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। मानव के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है सर, सिंपल सी चीज होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आप जैसे जानते हो कि भाई अपने शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है। कि भाई शरीर की संरचनात्मक रचनात्मक क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कहने का मतलब अपना शरीर किससे मिलकर बना होता है? मुख्य रूप से कोशिका से मिलकर बना होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक नंबर का चीज है। आपके ऊपर वाला तो इतने नॉलेज के लिए है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आपकी होती है वो क्या होती है, समान कार्य करने वाली जो कोशिका होती है, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है आपकी? आगे जाके क्या बनाती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का निर्माण, जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है क्या करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होते हैं आपके कि उत्तक मिलकर क्या कार्य करते हैं? कि समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। ठीक है, उत्तक में कौन सा, जैसे पेशी उत्तक है, अस्थि है, ऐसे उत्तक के एग्जाम्पल है। तो उत्तक के उदाहरण लिख लीजिए आप। ये उत्तक के किसी को ऐसा डाउट हो, उत्तक क्या होते हैं? जैसे पेशी, मांसपेशियां हैं, अस्थियां, हड्डियां हैं, ये सब क्या है? उत्तक है। इसके अलावा और भी, लेकिन अपन जितना टॉपिक है उतनी बात करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है कि दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? आपके अंग का निर्माण करते हैं। कि दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या कार्य करते हैं? आपके अंग का निर्माण करते हैं। कि दो या दो से अधिक उत्तक मिलेंगे, वो कार्य को संपादन करेंगे। इस विशेष कार्य को जब संपादन करते हैं, ठीक है, तो अपने यहाँ ऐसे कह सकते हैं उत्तकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? अंग का निर्माण करते हैं। तो उत्तक मिलकर क्या करते हैं? उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। ऐसा कह सकते हैं एक से अधिक उत्तक मिलकर क्या कार्य करते हैं? समान कार्य करके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। या उत्तक से सीधा कर लिख सकते हैं, उत्तक क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। कि अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या करते हैं? किसी कार्य का संपादन करते हैं। ठीक है, और ये विशेष क्रिया करते हैं और क्या उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अब अंग में आपके जैसे आगे आमाशय है, यकृत है, आमाशय, यकृत, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके अंग का निर्माण हो गया। और शरीर के विभिन्न अंग मिलकर क्या बनाते हैं? आपके समाहित होकर क्या बनाते हैं? एक
तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, कि अंग जो होते हैं वो मिलकर क्या कार्य करते हैं? जो विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं, विशिष्ट क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? तंत्र बनाते हैं। तंत्र में देखिए जैसे आप पाचन तंत्र आ गया आपका, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार से तंत्र का निर्माण हो। तो अपने चैप्टर में तंत्र पढ़ने वाले हैं। तब देखो सिंपल सी वापस बता देता हूँ, बात कर लेते हैं कि शरीर का जो संगठन है, मानव देह की बात करेंगे। मानव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? एक इन चीजों से मिलकर बना होता है। तो परमाणुओं से, अणुओं से, यौगिकों से, कोशिकाएं, उत्तक अंग मिलकर जटिल तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? मानव देह या मानव शरीर बनाते हैं। इससे इन सभी चीजों से क्या होता है? मानव शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या क्या है? कोशिका होती है। फिर पढ़ा कि समान कार्य करने वाली कोशिका क्या मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक में पेशी उत्तक, अस्थि उत्तक आ गए। फिर उत्तक जो होते हैं वो समान कार्य करने के जो दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जो होते हैं विशिष्ट कार्य को संपादन करते हैं। जैसे आमाशय है आपके, यकृत है, ये आ गए। फिर अंग मिलकर क्या करते हैं कि एक से अधिक आपके जो है अंग मिलकर क्या करते हैं? एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जो विशिष्ट कार्य को करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये सभी इसमें आएंगे। और अपने सिलेबस में जो भी तंत्र है सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके हो गया बेसिक नॉलेज। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अपन स्टार्ट करें तो ये आपको पता होना चाहिए मानव तंत्र क्या है, कोशिकाएं क्या है, उत्तक क्या है, तंत्र कैसे बनता है, अंग कैसे होता है, कौन कौन से अंग के उदाहरण है, कौन कौन से उत्तक उदाहरण, कौन कौन से तंत्र के उदाहरण, इस प्रकार से ना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तंत्र पाचन तंत्र पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन स्टेप बाय स्टेप सभी तंत्र पढ़ेंगे, इनकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, इस तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, अपने शरीर के लिए इनकी उपयोगिता क्या है, इन सब की बात करेंगे। अब देखिए आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। इसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र ऐसे क्या कहा जाता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर पाचन तंत्र क्या है? देखो आपको पता है, जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन की आवश्यकता की अपन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अपन कार्य करते हैं, थकान होती है, उसको दूर करने जब भोजन करते हैं अपन ऊर्जा मिलती है, अपन किसी कार्य को कर पाते हैं। अब भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं? जैसे फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके थे कि भोजन में ये होना चाहिए, संतुलित भोजन करना ना। तो भोजन के घटक क्या है आपको पता ही है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, आयंस है। ठीक, ये आपके क्या भोजन के मुख्य घटकों में से आते हैं। भोजन इनसे मिलकर बना होता है। तो भोजन क्या होता है? अधिकतर क्या पाया जाता है? सभी जटिल घटक है। प्रोटीन भी बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, फैट है। तो ये जटिल ऊतक है। ये क्या होते हैं? जटिल होते हैं, जटिल आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं, ऐसे कह सकते हैं जटिल घटक होते हैं, जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अपन बात करेंगे कि भाई शरीर के अवशोषण के लिए क्या है कि भाई शरीर का अवशोषण इसलिए क्या करना पड़ता है? इनको सरल टुकड़ों तोड़ना पड़ता है। ये शरीर इनको ग्रहण करे, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि भाई शरीर के द्वारा ग्रहण, इसलिए क्या करना पड़ता है? इसको सरल घटकों में या सरल भागों में इसको तोड़ना पड़ता है। सरल घटकों में तोड़ना, ये शरीर आपके सरल घटकों को तोड़ेंगे तो शरीर को क्या करेगा? अवशोषण करेगा, ऐसे ऊर्जा नहीं करेगा। तो इस प्रक्रिया के लिए जरूरी क्या है कि जो भोजन का अंतःग्रहण हो, कि भोजन को क्या हो? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में भोजन को शरीर में मुंह के द्वारा शरीर में डाला जाए। ठीक है साहब, भोजन का अंतःग्रहण हो गया। फिर अंतःग्रहण से क्या होगा? आपके अंतःग्रहण से लेकर आपके मल त्याग तक की जो भी क्रिया है, मल त्याग के भोजन के अंतःग्रहण से लेकर आपके जो शरीर में मल त्याग तक की क्रिया होती है, और मल त्याग तक जो क्रिया होती है इसमें एक तंत्र और इसमें अंग ग्रंथियां सम्मिलित होती है, और ये क्या करते हैं? सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपन पाचन तंत्र कहते हैं। मल त्याग जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होते हैं? कौन कौन से काम करते हैं? किसमें अनेक अंग काम करते हैं? अनेक अंग
ग्रंथियां, अनेक अंग हो गए आपके, ग्रंथियां हो गई, ये क्या करते हैं आपके साथ सम्मिलित होकर इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, सामंजस्य के साथ, मतलब एक निश्चित वे में कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं जिस तंत्र में क्रिया होती है क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। सुनिए पाचन तंत्र क्या है कि भोजन के अंत्य ग्रहण से लेकर, भोजन जैसे आपने मुंह में रखा, यहाँ से लेकर जो मल त्याग जो होता है इस क्रिया में, तो आपको पता मल त्याग मतलब अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, सब प्रक्रिया हो जाती है। तो भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक की जो भी क्रिया होती है, इसमें अनेक अंग काम करते हैं, बहुत सी ग्रंथियां काम करती है। अंग और ग्रंथियां क्या होती है, सम्मिलित होकर एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। इस और ये कार्य जिसके अंदर किया जाए उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र के सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। तो ये तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। और पाचन तंत्र जो होता है इसमें भोजन जो होता है उसे जटिल पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, जो बड़े अणु होते हैं उनको क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा एंजाइम की सहायता से सरल और छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कि भाई अब पाचन तंत्र का कार्य क्या है, पाचन तंत्र करता क्या है, तो इसका कार्य क्या है आपके मुख्य रूप से कि जो भोजन है, जटिल भोजन है, जटिल भोजन जो है, जटिल भोजन पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थों, ठीक है, और बड़े अणु जो होते हैं, बड़े अणु, बड़े अणु को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे, घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अब सुनिए, देखिए क्या पढ़ा अभी तक पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र की परिभाषा बोले पाचन तंत्र क्या है, तो आप लिखेंगे कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक अनेक अंग ग्रंथियां सम्मिलित होकर एक कार्य करते हैं। ये सभी कार्य किसके अंदर किया जाता है, पाचन तंत्र के अंदर किया जाता है। कि पाचन तंत्र करता क्या है, पाचन तंत्र का कार्य क्या है, तो पाचन क्या करता है, देखो ये तो है परिभाषा कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। यदि पूछ लिया पाचन तंत्र कार्य, पाचन तंत्र का कार्य क्या है, तो जटिल भोजन पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से छोटे व घुलनशील आपके अणुओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ये पाचन तंत्र का कार्य है। ये पाचन तंत्र कार्य करता है। यदि पूछ लिया पाचन तंत्र कार्य क्या है, तो अपन पाचन तंत्र पढ़े, इसकी उपयोगिता क्या है। तो पहली बात पाचन तंत्र क्या हुआ कि आपने भोजन ग्रहण किया, ठीक है, आपने भोजन को मुंह में लिया, ये लेकर आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो इसके बीच में जो भी क्रिया हो रही है, इसको पाचन करना, इसे टुकड़ों में तोड़ना, जो भी क्रिया हो रही है, जो अंगों की सहायता से हो रही है, जिन ग्रंथियों की सहायता से हो रही है, तो ये सम्मिलित होकर क्या करते हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। तो ये जो भी कार्य किया जाता है किसके अंदर किया जाता है, पाचन तंत्र के अंदर किया जाता है। और पाचन तंत्र क्या कार्य करता है, ठीक है, ये तो पाचन तंत्र की परिभाषा होगी कि भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक अनेकों अंग ग्रंथियां मिलकर सम्मिलित रूप से सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र का कार्य क्या है कि पाचन तंत्र जटिल भोजन जो होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं, बड़े अणु जो होते हैं, विभिन्न इन सभी को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइम की सहायता से छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र का कार्य होगा। अब बात आती है कि भाई भोजन जो है उसमें क्या क्या घटक पाया जाता है। भाई भोजन क्या है, जटिल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, साइंस, ये सभी जटिल घटक है। तो शरीर क्या करता है, इनको सरल घटकों में तोड़ने का कार्य करता है। ये बात होगी प्रक्रिया के पाचन तंत्र क्या है, भोजन में क्या कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई जो आपके पाचन तंत्र है इसमें सम्मिलित अंग और ग्रंथियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए देखिए पहले अंग की बात करेंगे, कौन कौन सा अंग, फिर ग्रंथियों की बात करेंगे। अंग देखिए सबसे पहले
दूसरा आपकी ग्रसनी, तीसरा आपकी ग्रास नली। तो पहला क्या है? मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आपका आमाशय, पांचवा आपका हो गया छोटी आंत, छठा बड़ी आंत, और लास्ट आपके हो गए मलद्वार। इंग्लिश में बात करें तो समझ रेक्टम, इंग्लिश में जान गए। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, कि क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, उसके बाद आमाशय स्टमक को बोला जाता है, स्टमक। आपकी जो ग्रास नली है इसे कहा जाता है ईसोफेगस कहा जाता है। फिर ग्रसनी है, सॉरी आपकी ग्रास नली हो गया ईसोफेगस, फिर ग्रसनी, इसको फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया। उसके बाद आपके मुख, माउथ। अब ग्रंथियों की बात करें, तीन मुख्य रूप से ग्रंथियां हैं आपके। फर्स्ट लार ग्रंथि, सेकंड जो है आपके यकृत ग्रंथि है, यकृत, और थर्ड जो आपके अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। लार ग्रंथि को बोलते हैं सिलेवरी, सिलेवरी ग्लैंड्स। थोड़ा सॉफ्ट लिख देता आपके सिलेवरी ग्लैंड्स हो गए। यकृत आप जानते हैं, ये लार ग्रंथि हो गया आपके। लीवर है इसको तो, और अग्नाशय को तो पैंक्रियास कहते हैं। ये आपके ग्रंथियां हो गई मुख्य रूप से, अंग हो गए। ये सभी अंग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि वे जो है मानवतंत्र के अंग है। जैसे मुख के बारे में पढ़ेंगे, मुख का क्या रोल है, फेरिंग्स जो ग्रसनी, इसका क्या रोल है, ग्रास नली इसका क्या रोल है, आमाशय इसका क्या कार्य है, कौन कौन सी इसकी सूचनाएं पाई जाती है इनकी बात करेंगे। और छोटी आंत इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में क्या चीज़ पाई जाती है, मलद्वार क्या है, लार ग्रंथि जो है इसका क्या रोल है, कहाँ पाई जाती है, यकृत ग्रंथि इसका क्या रोल है, कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसका क्या रोल है, सबकी चर्चा करेंगे। तो ये अपन पाचन तंत्र को दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो अंग में पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं आपके ग्रंथियों के रूप में पढ़ते हैं। तो अंग तो आपके ये हो गए और आपके ग्रंथियों का नाम ये हो गए, तीन ग्रंथियां हैं और आपके 7 अंग, एक ही बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले कुछ आहार नाली के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए आप कि वे जो आपके ये सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। क्या आहार नाल को अलग सोचना नहीं है, ये जितने भी अंग पड़े 7 अंग क्या मिलकर क्या करते हैं, अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। और ये आहार नाल जो होती है मुख से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, मलद्वार तक। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, शुरुआत की बात करें इसकी तो ये मुख से शुरू होती है और मलद्वार तक जाती है, मुख से लेकर मलद्वार। और इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीब कितनी होती है, करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, लंबाई आहार नाल की 8 से 10 मीटर। और इसे क्या कहा जाता है, नाम क्या इसका, पोस्टनाल भी कहा जाता है इसको, आहार नाल। ये हो गई इसके बारे में जानकारी कि भाई आहार नाल जो है, तो जितने भी अंग है आपके अभी पढ़े थे अंग, मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आपके आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं।
इसकी शुरुआत मुख से लेकर मध्यद्वार तक होती है, लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसे पोषण नाल या नाल भी कहते हैं। अब आहार नाल के कार्य क्या है, क्योंकि आहार नाल जो है इसके मुख्य कार्य क्या है, इसकी बात करें अपन तो आहार नाल के जो है आपके मुख्य रूप से 3 कार्य है। कि आहार नाल के क्या है, मुख्य रूप से 3 कार्य है। फर्स्ट क्या है इसकी बात करते हैं कि आहार को सरलीकृत, आहार नाल को क्या करना है कि भाई आहार को सरलीकृत कर पचाना। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आहार नाल के कार्य पढ़ रहे हैं। सेकंड कार्य क्या है, पचित आहार का अवशोषण, पचित आहार का अवशोषण। और थर्ड कार्य क्या है, आहार को मुख से, आहार को मुख से मध्यद्वार तक पहुंचाना। ये 3 आपके आहार नाल के कार्य हो गए महत्वपूर्ण। फिर जो आहार है, आहार नाल जो है इसके कार्य क्या है, आहार नाल किससे कहते हैं पढ़ लिया, आहार नाल के अंग कौन से शामिल हो पढ़ लिया। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि आहार नाल जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी लंबाई कितनी है, सब चीज़ें पढ़ ली। इसे अदर नाम पोषण नाल या आहार नाल भी कहते हैं। तो आहार नाल का अदर नाम क्या हो गया, पोषण नाल हो गया। अब ये 3 कार्य करते हैं। आहार नाल का कार्य क्या है कि पहले आहार को सरल करते, क्या आपने जो भोजन दिया उसको सरल करना, जो जटिल होता है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना जटिल होती है, वसा की संरचना जटिल होती है, प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी आपके सेकेंड्स पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, और वसा में बहुत सारे ग्लिसरॉल अम्ल पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल एसिड आपके ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि भोजन अच्छे से पाचन हो सके, तो सरलीकृत करना। दूसरा पचित आहार ऑप्शन के जो भोजन आपके पचित हो रहा है, जो इसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, उसको अवशोषित करना, उसे आपकी ऊर्जा ग्रहण करना। फिर क्या है, आहार नाल को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। आहार नाल का मुख्य आहार नाल में मुख्य कार्य क्या है, मुख से शुरू कर सभी अंगों तक पहुंचाने कार्य किसका है, आहार नाल। आहार नाल में क्या है, जो भोजन आपने लिया उसको मुख से लेकर मल द्वार तक पहुंचाना शरीर को। जैसे मुख से भोजन ग्रहण किया, आपसे पदार्थ को मल द्वार से बाहर निकला, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, आपके आहार नाल के द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए आप सिंपल सी बात करें कि पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाचन वाली जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, अन्य ग्रंथियां और भी होती है जो जिसमें पाचक रस पाए जाते हैं। इन सभी के लिए, इनका सभी का कार्य क्या है कि पाचक रस है, जो ग्रंथि है, ये क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन को सरलीकृत करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या है कि शरीर में जो आपके पचित भोजन जो होता है आपके पाचक से जो रासायनिक क्रिया करते हैं, और अभी पढ़ा था वो पाचक रस का कार्य क्या है कि आपके भोजन को सरलीकृत करना। इसके बाद क्या है कि जो पचित भोजन है उसमें पचित भोजन के अंदर कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, हम पढ़ चुके हैं चीज़ के बारे में, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। इसके अलावा क्या जो पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा के विभिन्न घटक जो होते हैं इनकी क्रिया में मदद करते हैं, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे मुख से ग्रसित भोजन जो होता है अपनी लंबी आता है, क्या होता है, पेशी संकुचन किया दर्शाता है, क्योंकि कुछ पेशियां हैं वो भी कार्य करती है भोजन को आपके आहार के सभी अंगों तक पहुंचाने का। और संकुचन से क्या होता है, विस्तार होता रहता है, भोजन जो है आपके पचित होता है, भोजन रस पाए जाते हैं, ठीक है। ये अवशिष्ट ग्रंथियां को नियंत्रित करते हैं। तो अपने शरीर क्या होती है, आपके भोजन को शरीर आहार नाल तक पहुंचाने की बहुत सी क्या करती है, आपकी ग्रंथियां कार्य करती है, बहुत सी कार्य होती है जिससे भोजन क्या होता है आहार के सभी अंगों तक पहुंचता है। ये नॉर्मल सी बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, पाचन में जो प्रयुक्त होने वाला हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मुख की बात करते हैं, मुख, ठीक है, माउथ बोलते हैं इंग्लिश में, मुख की बात करते हैं। इसका क्या रोल है, क्या कह सकते हैं इसका, कि बयान का अगर भाग, सबसे पहले आगे वाला भाग क्या है, अगर भाग, मुख, ये अगर भाग होता है, ठीक है, जो मुख से प्रारंभ होकर किस में खुलता है, ये मुख से प्रारंभ होकर किस में खुलेगा, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन कि ये जो मुख गुहा, ये क्या है, कटोरी नुमा अंग है। किस प्रकार का अंग है, कटोरी नुमा, कटोरी नुमा अंग है।
ठीक है सर। उसके बाद बात करें कि भाई इसके ऊपर कठोर और निचले कोमल तालु पाए जाते हैं। कि भाई इसकी बात करें कि मुख जो होता है अंदर खुलता है, अंदर इसके क्या पाए जाते हैं, तालु पाए जाते हैं। अपने जीभ को अपन ऊपर टच करते हैं तलवे में, तालु है ना, तो आगे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा कठोर होता है, पीछे वाला थोड़ा मुलायम होता है। तो कठोर तथा मुलायम तालु पाया जाता है अपने मुख के अंदर। मुलायम आपके क्या पाया जाता है, तालु पाए जाते हैं। आप जीभ को टच कीजिए ऊपर, आपके ऊपर की पोर्शन पर आपको पता चल जाएगा। जानवर जो होते हैं उनको कठोर तालु पाया जाता है, ताकि ये जो घास फूस खाते हैं थोड़े कठोर होते हैं, उनको ऊपर मुँह छू लेने। आपको पता है आप कभी गर्म चीज़ खा लेते हैं, कठोर चीज़ खा लेते हैं, तालु पे कट लग जाता है, छिल जाता है थोड़ा सा, फिर अपन जैसे नमकीन चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। इसके बाद बात करें अपन कि मुख की क्या होती है, कि मुख की गोवा में चारों गति करने के लिए क्या पाई जाती है, जीवा पाई जाती है। जीभ बोलते हैं इसे। ये जीवा जो होती है क्या करती है, मुख में चारों तरफ गति करती है। मुख में चारों तरफ गति करती है। कि भाई जीवा जो है मुख के अंदर क्या पाई जाती है, चारों तरफ गति करती है, पूरी तरफ हिलती रहती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि एक जो है किससे निर्मित होती है, कि एक जीवा जो है पेशियों से बनी संरचना है। जीवा कहें या आप जीभ कह सकते हैं, किससे बनी होती है, पेशी से, मांसपेशियों से, पेशियों से बनी संरचना है। और ये जो आपकी पेशियों से बनी संरचना है, ये क्या करती है, जीवा जो होती है मुख गुहा, मुख वाला, मुख के अंदर जो खड्डा है, मुख का मतलब हो गया होठ से अंदर वाला पोर्शन, अंदर जो गुहा है जिसमें खाना चबाते हैं पूरा, ठीक है, जीभ रह पाई जाती है। ये जो मुख गुहा है इसके अंदर क्या होता है, पृष्ठ भाग, मुख गुहा के पृष्ठ भाग, पृष्ठ का मतलब होता है तालु जान, वहाँ पृष्ठ के ऊपर और आधार वाले नीचे की तरफ, दांतों की तरफ, नीचे वाले जो दांत हैं, पृष्ठ भाग जो होता है, पृष्ठ भाग के आधार में, पृष्ठ भाग जो होता है इसके आधार के अंदर क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होती है, आपकी जीभ जुड़ी होती है। संरचना को क्या कहते हैं अपन, जीवा फ्रेनुलम कहा जाता है। कि जो मुख होता है उसके अंदर क्या होती है, आपके मुख गुहा के अंदर जीभ जो होती है, पृष्ठ भाग जो होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, पृष्ठ भाग के आपके आधार तल से क्या होती है, आपकी संरचना जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, जीवा फ्रेनुलम, जैसे क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल, इसके दो नाम से इसके जाने के लिए कि वे आपके फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है। और मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है, मतलब मुख गुहा जो होता है उसके मध्य भाग तक, बीच में पाई जाती है। अब अपन इसकी बात करें, देखिए वापस यहाँ तक एक बार, कि मुख जो होता है ये अनाल का अग्र भाग है। मुख मुख गुहा में खुलता है, एक कठोर नुमा अंग होता है, कठोर एवं मुलायम तालु पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पाए जाते हैं। जीवा जो होती है मुख के चारों तरफ गति करते हैं, आपको जीभ पूरी तरफ घूमती रहती है, ये मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। और मुख, ये जो आपके मुख में कैसे जुड़ी हुई है, मुख गुहा के पृष्ठ भाग, पृष्ठ ऊपर की तरफ, पृष्ठ भाग जो होता है उसके आधार के, पृष्ठ भाग के आधार तल में, पृष्ठ मतलब ऊपर वाले भाग, जो नीचे वाला ऊपर वाला भाग उसके अंदर जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल, इस नामक संरचना से क्या होती है, आपके जुड़ी होती है। और मुख गुहा के मध्य में पाई जाती है, मुख गुहा मतलब अंदर वाला जो आपका मुंह वाला भाग, इसके बीच में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें आगे इसकी जीभ, आपके जीभ की, मुख के मुख की मुख में ऊपर क्या संरचना पाई जाती है, तो मुख जो होता है आपके दो मांसल होठों, जिसे ओष्ठ भी कह सकते हैं, मांसल गुद्देदार होठों से क्या होता है, इनमें गिरा जाता है, और मुख को खोलने और बंद करने में इनका योगदान होता है। कि ये क्या करते हैं, होठ जो है मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। कौन, होठ। और भोजन को पकड़ने में भी सहायक है। देखो कैसे, भोजन को पकड़ने में सहायक। देखिए सुनिए, आपने वो जानवरों के, गाय भैंस की होठ पूरे मुख नहीं होता, आप छोटे देते साइड से निकलती रहती है। ठीक है, इनमें अपने इंसानों में ऐसा नहीं होता कि अपन जैसे खाना खाया मुख होठ बंद हो जाता है, जो मुख भोजन जो होता है बाहर नहीं आता है, तो क्या होता है, मुख जो है
होठ पहली बात तो मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं, होठ बंद कर लेते मुख नहीं खुलता है। दूसरा जैसे भोजन को पकड़ने में सहायक है, मतलब भोजन आपने मुंह में रख दिया फिर बाहर नहीं आता, बाहर गिरने नहीं देता और भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। इसके बाद बात करें अपन मुख्य बारे में और जानकारी, इसको बता देता हूँ। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि भाई मुख के जो ऊपर और नीचे वाला जो भाग होता है एक एक जबड़ा पाया जाता है। तो जो मुख होता है उसमें ऊपर की तरफ ऐसे और नीचे की तरफ से क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, दांत, इस प्रकार से। क्या पाया जाता है, जबड़े पाए जाते हैं ऊपर और नीचे, इनमें क्या पाया जाता है, आपके दांत पाए जाते हैं। और सभी दांत जो होते हैं आपके जबड़े में क्या होते हैं, एक सांचे में स्थित होते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन बनी होती है इसमें पाए जाते हैं। सांचे में स्थित होते हैं और इस प्रकार के जो आपके इन सांचों को क्या कहा जाता है, मसूड़ा कहा जाता है। ठीक है, जो आपके रेड जो दांत है उसके ऊपर रेड कलर वाला भाग जो है आपके मसूड़ा कहलाता है। और जो दांत होते हैं मसूड़े में गड्ढे होते हैं, इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं ग्रत दंती। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है कि दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं, ग्रत दंती या इंग्लिश में बोलते थिकोडेंट, थिकोडोंट। ठीक है, और आपकी क्या है कि मानव क्या है, द्विबार दंती है, कि मानव में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मानव क्या कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक है, 2 बार दांत आता है वो पता है, एक तो आते हैं आपके दूध के दांत, एक आते हैं स्थायी दांत। तो 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक होते हैं आपके अस्थायी, एक होते हैं स्थायी। अस्थायी होते हैं जिन्हें कहा जाता है दूध के दांत, और स्थायी जो होते हैं बोलते हैं आपके, ये आपके परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार होते हैं इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।